मैं इस कहानी की शुरुआत यह कहकर करना चाहूँगा कि असाइलम या फिर भागे हुए मेंटल पेशेंट की कहानियों की ट्रूथफुलनेस और रिलायबिलिटी पर अक्सर शक होता है। वजह यह है कि 1967 से लेकर 1988 के दौरान बहुत सारी असाइलम्स बंद हो गई थीं और 2015 तक पूरी तरह से डीकमीशन कर दी गई थीं। तो जब भी कोई पिछले 2 दशकों के अंदर हुई स्पूकी असाइलम कहानियां बताता है, तब मेरा ब्राउ रेज हो जाता है। फिर भी मैं अपनी कहानी इस बात का ध्यान रखते हुए बताऊंगा कि जितना मेरी याद में है उतनी ही सच्चाई से शेयर करूंगा और कहानी के किसी भी पहलू को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताऊंगा। मैं अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ट्रेवर्स सिटी, नॉर्दर्न मिशिगन में अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों के मौसम में जाता था। ट्रेवर्स सिटी एक खूबसूरत जगह है जो दुनिया के 75% चेरीज प्रोड्यूस करती है और यहाँ ट्रेवर्स सिटी रीजनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भी था जो 1885 से लेकर 1989 तक चला। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स को यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए प्रिजर्व करने लायक माना है, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोल करते हैं। ट्रेवर्स सिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था जिसमें 70 से 80 बिल्डिंग्स थीं, अलग अलग साइज़ की। कुछ बिल्डिंग्स को अब कन्वर्ट करके रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट शॉप्स और कैफ़ेज़ बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स अब भी खाली और अबैंडन्ड हैं। हॉस्पिटल के नीचे एक स्प्रॉलिंग ब्रिक टनल सिस्टम है जो विंटर के ठंडे मौसम में पेशेंट्स को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाने के लिए स्टाफ यूज़ करता था। मैं मान सकता हूँ कि कुछ पेशेंट्स के साथ क्रूअल ट्रीटमेंट हुआ होगा या उन्हें बुरे डॉक्टर्स के केयर में रहना पड़ा होगा, लेकिन ट्रेवर्स सिटी साइक हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी थी। टीनेजर्स इंक्लूडिंग मुझे इस हॉस्पिटल और इसकी हिस्ट्री के लिए काफ़ी फैसिनेटेड थे। इसी वजह से हम अक्सर उन अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में घुस जाते थे, अनबार्ड विंडोज़ या पिकेबल पैडलॉक्स के जरिए। अगर हम स्टेल्थी रहते, सेफ एंट्रेंसेस स्टिक करते और गार्ड के पेट्रोल पैटर्न्स का ध्यान रखते तो पकड़े जाने का ज़्यादा डर नहीं होता था। मैं अपने क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ घुसना ट्रेवर्स सिटी के टीन्स के लिए एक तरह का राइट ऑफ पैसेज था। हॉस्पिटल के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही टेरिफाइंग था। पुराने टूटे फूटे फर्नीचर और इक्विपमेंट, क्रम्बलिंग फ्लोर्स और वॉल्स, वैंडलिज्म और वो कंप्लीट अंधेरा जो टनल्स, बेसमेंट्स और लोअर फ्लोर्स में था। गार्ड्स के पेट्रोल की वजह से फ्लैश लाइट्स यूज़ करना रिस्की था, इसलिए हम या तो मेमोरी या अपने डिम लिट फ़ोन स्क्रीन्स के सहारे नेविगेट करते थे। आप समझ सकते हैं कि हमारे डर से भरे यूथफुल इमेजिनेशंस इस सब को लेकर हॉरर स्टोरीज बनाते होंगे, जो आयरॉनिक है क्योंकि उनमें से ज़्यादातर कहानियां हमने खुद बनाई थीं। लेकिन मेरे लास्ट ट्रिप पर एक चीज़ ऐसी हुई जो मुझे इतना डरा गई कि मैंने वहां वापस जाने की कसम खा ली। यह कहानी लगभग रात के 10 बजे की है। चांदनी काफ़ी डिम थी और ज़्यादा पेट्रोल गार्ड्स अपने घर जा चुके थे। हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त जेसन, ब्लैक पहने हुए उसी विंडो से एंटर हुए जो हम हमेशा यूज़ करते थे और अपने रेगुलर पाथ पर चले। एक चीज़ जो इस ट्रिप को अलग बनाती थी वो थी एक फेंट और इनएक्सप्लिकेबल स्मोकी ओडर। ये स्मेल बिल्कुल फायर जैसा नहीं था, बल्कि इंसेंस जैसा लग रहा था। स्मेल इतना फेंट था कि हमें लगा शायद हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचे, स्मेल ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी। स्टेयर्स के थ्रू स्पायर तक जाने के बजाय हमने उस स्मेल को फॉलो किया और एक अलग हॉलवे में चले गए, जब तक हम एक ऐसे रूम के सामने नहीं पहुंचे जिसमें डीप रेड ग्लो हो रहा था। जो स्मार्ट चीज़ थी वो थी वहां से तुरंत निकल जाना, लेकिन हम क्यूरियोसिटी के चक्कर में वहां और करीब चले गए। जब हम रूम के अंदर गए, मैंने एक गास्प ली और जेसन ने मेरा रिस्ट इतना जोर से पकड़ा कि उसके नेल्स का निशान पड़ गया। हमने देखा एक बड़े सर्कल में रेड वोटिव कैंडल्स और बर्निंग इंसेंस रखा हुआ था और बीच में एक पेंटाग्राम का ड्राइंग था जिसमें एक सिजिल ऑफ बैफोमेट था। बीच में एक डेड ब्लडी बर्ड था जिसके आसपास ब्लैक फेदर्स बिखरे हुए थे। मैं एक डिवाउट कैथलिक परिवार में पला बढ़ा हूँ, तो ऐसे इमेज देखकर मुझे इतना ज़्यादा डर लगा जो किसी भी गोस्ट साइटिंग से भी ज़्यादा था। बाद में जेसन ने मुझे बताया कि मैं उस वक्त प्रार्थनाएं मंबल कर रहा था जो मुझे खुद याद नहीं था। वहाँ कुछ देर खड़े रहने के बाद हमें एक आदमी की लो और ऑमिनस वॉइस सुनाई दी जो कह रहा था, वेलकम फ्रेंड्स। लेकिन उस आदमी का टोन बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। जेसन और मैंने जोर से चीखा और जब हमने मुड़कर देखा तो हमें 2 नाइसली ड्रेस्ड लेकिन फ्रैजल्ड लुकिंग आदमी दिखाई दिए जो स्माइल कर रहे थे। उनमें से एक आदमी के हाथ में कुछ था
जो मुझे उस वक्त नाइफ लगा, जो एक लॉजिकल गेस था क्योंकि उन्होंने अभी बर्ड सैक्रिफाइस किया था। जेसन और मैंने उन दोनों के बीच से स्प्रिंट किया और एक आदमी ने मेरा शर्ट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली वो ग्रिप सॉलिड नहीं था। उन्होंने हमसे चिल्लाने को कहा और रुकने को बोला, लेकिन हम बिना सोचे समझे भागते रहे। वहां के अनलिट रूम्स और टनल्स का लेआउट हमें याद था, इसलिए उनसे बच के निकलना आसान था। जब हम अपने एस्केप विंडो से बाहर निकले तो ऑकल्टिस्ट्स का कोई नामो निशान नहीं था। जेसन की कार तक पहुंचने से पहले मैंने 2 बार वॉमिट किया, शायद डर की वजह से या नॉन स्टॉप भागने की वजह से, या दोनों। मुझे पता नहीं कि अगर ऑकल्टिस्ट्स ने हमें पकड़ा होता तो क्या होता, लेकिन एक चीज श्योर है, वो हमें बियर पिलाकर कैंडल लाइट पर कुंबाया नहीं गाने वाले थे। आज तक मुझे नहीं पता कि वो ऑकल्टिस्ट्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ समन करना चाह रहे थे। जेसन और मैंने उस सुम्मर के बाद कभी हॉस्पिटल वापस नहीं गए। आज हम क्लोज नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए रहेगा। ब्रिस्टल के साउथ वेस्ट रीजन का एक छोटा सा इलाका, जुलाई 2001 की बात है। मैं तब सिर्फ 16 साल का था। GCS के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी और अपनी पहली जॉब एक लोकल डिपार्टमेंट स्टोर में, बस यही मेरी दुनिया थी। उस वक्त की खुशी एक अलग लेवल की थी। अपनी पहली सैलरी से मैंने अपना सपना पूरा किया और एक नोकिया 3210 खरीदा। उस वक्त के लिए यह एक बड़ा काम था। शुरू में सब नॉर्मल था। नए फोन का क्रेज अलग ही था। मैसेजेस भेजना, कहीं भी कॉल करना बहुत एक्साइटिंग लगता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन मुझे एक मिस्ड कॉल आई और यह कोई आम कॉल नहीं थी। जब मैंने फोन की डिटेल्स चेक की तो उसमें लिखा था एक मिस्ड कॉल, नो नंबर, डेट December 31, 2049। पहले मुझे लगा फोन का सिस्टम ग्लिच कर रहा होगा, पर जब अगले दिन फिर से वही कॉल आई तो मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। यह कॉल रोज नहीं आती थी, लेकिन कभी मेरी शिफ्ट के दौरान और कभी उसके थोड़ी देर पहले। हर बार एक ही चीज लिखी होती, नो नंबर, December 31, 2049। अब सोचिए, एक 16 साल का लड़का जो बस अपनी लाइफ शुरू कर रहा है, एक फ्यूचर की डेट देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने पहले सोचा फोन का डेट सेट गलत होगा, पर जब मैंने डिटेल्स दोस्तों को दिखाई तो उन्होंने भी माना कि फोन का डेट और टाइम बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने यह सोचा कि शायद एक रैंडम ग्लिच होगा, लेकिन यह ग्लिच बार बार होने लगा। एक महीने के अंदर कम से कम 13 बार मुझे यह मिस्ड कॉल्स आई, हर बार एक ही पैटर्न। एक दिन जब 11वीं बार फोन रिंग हो रहा था, मैंने सोचा अब तो उठाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कॉल पिक की, मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आई। वह किसी भी इंसानी आवाज से अलग थी। एक डिस्टॉर्टेड, गार्बल्ड सी ध्वनि थी, जैसे कोई एलियन लैंग्वेज हो। सुनने में लग रहा था जैसे डायल अप मॉडेम की चर्पिंग और वर्लिंग साउंड्स को और एडवांस्ड और ज्यादा ऑर्गेनिक बना दिया गया हो। मैं सांस रोके वह आवाज सुनता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर कॉल कट हो गई। इसके बाद मुझे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। हर मिस्ड कॉल के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी, जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा हो। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। मैं इस अनजानी रहस्य को सुलझाने के लिए फोरम, चैट रूम और हर तरह की वेबसाइट पर उत्तर ढूंढने लगा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिसंबर 2001 के बाद ये कॉल्स आनी बंद हो गईं, लेकिन वह मेमोरीज आज तक क्लियर हैं। और यह तो सबसे ज्यादा क्रीपी था कि मैंने प्रूफ के लिए फोन स्क्रीन की फोटोज लेनी शुरू की थी, लेकिन जितनी बार मैं फोटो लेता, स्क्रीन पर कुछ भी विजिबल नहीं होता। उस वक्त फोन्स में कैमरास और स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए सब कुछ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो कई सवाल उठते हैं। क्या यह एक ग्लिच था, या शायद फ्यूचर की कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट, या मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे कुछ वार्न कर रही थी? क्या यह एलियंस का काम था, या फिर यह सब एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स था? यह सच है कि मैं कभी इसका जवाब नहीं जान सका, पर एक चीज मुझे आज भी याद है। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक कोइंसिडेंस था या कुछ ज्यादा ही बड़ा? मैं एक 17 साल का लड़का हूं और यह कहानी तब की है जब मैं 16 का था। दिसंबर का महीना था।
पिछले साल का। मैं और मेरे दोस्त एक छोटी सी गांव में रहते थे जो मैनचेस्टर से लगभग 20 मील दक्षिण में था। हमारे गांव के पास एक और बड़ा गांव था जो ट्रेन से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। वहां हमारा स्कूल था और करने के लिए ज्यादा चीजें भी थीं। हमारे छोटे गांव में तो कुछ खास था ही नहीं जो एक 16 साल के एनर्जेटिक ग्रुप को बिजी रख सके। उस बड़े गांव में एक पुराना खाली पड़ा ऑफिस बिल्डिंग था जो गांव के सेंटर से लगभग 5 से 10 मिनट के वॉक पर था। यह बिल्डिंग दिन के वक्त भी अजीब लगती थी, लेकिन रात को तो और भी डरावनी हो जाती थी। हर फ्लोर एक जैसे था। एक बड़ा सा ऑफिस स्पेस स्टेयरकेस के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड में टॉयलेट और छोटी छोटी साइड रूम्स। हम एक टूटे हुए विंडो से अंदर घुसते थे जिसे फिर हम कवर कर देते थे ताकि किसी और को पता न चले कि हम अंदर हैं। अंदर जाते ही हम सबसे पहले रूफ पर जाते और वहां से गांव का बर्ड्स आई व्यू लेते। एक रात मैं और मेरे 3 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम उस बिल्डिंग में छुपन छुपाई खेलेंगे। रूल्स सिंपल थे। जो सीकर्स होंगे उन्हें रूफ पर काउंट करना था और हाइडर्स को 5 मिनट का समय देना था। काफी राउंड्स खेलने के बाद टीम शफल करते हुए मैंने और मेरे एक दोस्त ने डिसाइड किया कि हम लैडर के पास छुपेंगे। जब सीकर्स नीचे जाएंगे तब हम चुपके से वापस रूफ पर चढ़ जाएंगे। हमारा प्लान परफेक्टली काम कर गया। सीकर्स ने हमें देखना बंद कर दिया और हम रूफ पर लगभग आधा घंटा छुपे रहे। सीकर्स थक गए और रूफ पर वापस आए। तब हम उन्हें अचानक डराते हैं। कितने देर से तुम लोग यहां हो? उनमें से एक पूछता है। मैंने बोला, पूरे टाइम यहीं थे, लेकिन उनका कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन मुझे अजीब लगा। उसके बाद हमने एक और गेम खेलने का डिसाइड किया। इस बार हम सीकर्स थे। 5 मिनट के बाद हम अपनी तलाश शुरू करते हैं। जब मैं एक बड़े ऑफिस से गुजर रहा था तो मुझे बैक स्टेयर्स पर एक शैडो चलती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा मैं उसे मेन स्टेयर्स पर कट ऑफ कर लूंगा, लेकिन जब वहां गया तो कोई नहीं था। 15 मिनट तक हम बोर और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। बिल्डिंग के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, दरवाजे बंद हो रहे थे और कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा चीटिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने फोन से एक हाइडर को फेस टाइम किया। फोन पिक होने के बाद हम शॉक में आ गए। स्क्रीन पर क्रिसमस लाइट्स दिख रही थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स बिल्डिंग के बाहर थे। जो भी आवाज हम सुन रहे थे वो उनका काम नहीं था। हमने तुरंत बिल्डिंग छोड़ दी। जब उनसे मिले तो पता चला उन्होंने हमें प्रैंक करने के लिए बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने भी एडमिट किया कि उन्होंने बैक स्टेयर्स पर एक शैडो देखी थी और वही आवाजें सुनी थी जो हमने सुनी थी। वो बिल्डिंग उसके 1 महीने बाद तोड़ दी गई और अब वहां हाउसिंग डेवलपमेंट बन रहा है। लेकिन सोचकर ही घबराहट होती है कि हम उस पुरानी बिल्डिंग में मजे करते हुए किसी और के साथ थे, किसी चीज के साथ जो न समझ आ सकती है न समझाई जा सकती है। ये तस्वीर उस बिल्डिंग की है जब वो 90 के दशक में ऑपरेशनल थी।